ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है और किसी टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। मतांतरण पर सही संदेश। अभी आपने देखा है कि राजस्थान एक कानून ला रहा है ना, धर्म परिवर्तन को लेकर, मतांतरण को लेकर। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी राज्य इस तरह के कानून लाए, उसमें लिखा हुआ है जबरन धर्म परिवर्तन को रोकता है, या लालच में, या आप देखिए धोखे से जो धर्म परिवर्तन किया जाता है ना, उसको रोकने की बात करता है। वरना संविधान के भाग 3 को पढ़िए, मौलिक अधिकार को, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र तरीके से मान सकते हैं अगर आपको पसंद है वो तो। मतांतरण वस्तुतः राष्ट्रांतरण होता है। मतांतरित व्यक्ति अपनी जन्मभूमि, इतिहास और संस्कृति से टूट जाता है। भारत ईसाई इस्लामी जोर जबरदस्ती, लोभ, भय आधारित मतांतरण का भुक्तभोगी है। मद्रास हाईकोर्ट में एक महिला ने ईसाई होने के बावजूद हिंदू दलित होने का प्रमाण पत्र मांगा था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि केवल नौकरी के लिए मतांतरण संविधान विरोध है, और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। और न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए मतांतरण संविधान के साथ धोखाधड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने के ताजा निर्णय से राष्ट्र प्रसन्न है। राष्ट्रपति के 1950 के आदेश में कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं, बौद्ध, जैन सहित सिखों की दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। संविधान में धर्म की प्रचार अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता है, और यह किसी भी पंथ या विश्वास को स्वीकार करने की भी है। और आप देखिए, कोर्ट ने बल देते हुए कहा कि मतांतरण सच्चे विश्वास से प्रेरित होते हैं, न कि गुप्त उद्देश्यों से। मतांतरित दलित, ईसाई, मुस्लिम की आरक्षण से जुड़ी मांग पुरानी है। मतांतरित अनुसूचित जाति को सरकारी प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता है। उन्हें ईसाई या फिर मुस्लिम बन जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के व्यापक प्रभाव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मतांतरण अंग्रेजी राज के पहले से ही राष्ट्रीय बेचैनी का विषय रहा है। मिशनरी अस्पताल, स्कूल और तमाम सेवाएं देकर गरीबों का मतांतरण कराते हैं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और झारखंड आदि कई राज्यों में मतांतरण जारी है। महात्मा गांधी ने 1936 में हरिजन में लिखा था कि आप पुरस्कार के रूप में चाहते हैं कि आपके मरीज ईसाई बन जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि गांधी जी के तर्क से वह सहमत हैं, लेकिन उन्हें ईसाई पंथ प्रचारकों से 2 टूक शब्दों में कह देना चाहिए कि अपना काम रोक दो। भीमराव अंबेडकर साहब देश के पहले कानून मंत्री थे, संविधान का जनक, संविधान का पिता भी कहते हैं आप लोग। और उन्होंने व्लादिमीर के ईसाई होने और एक साथ भारी भीड़ के मतांतरण का उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं। अफ्रीकी आर्क बिशप डेसमंड टूटू ने कहा था कि जब मिशनरी अफ्रीका आए तब उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती थी। मिशनरी ने कहा कि हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की, आंखें खोली तो पाया कि हमारे पास बाइबल थी और भूमि उनके कब्जे में थी। मतांतरित व्यक्ति की देश के प्रति कोई आस्था नहीं होती है और उसके आराध्य भी बदल जाते हैं। विश्वविख्यात लेखक V.S. नायपाल ने, आप देखते हैं कि लिखा कि जिसका धर्म परिवर्तन होता है उसका अपना अतीत नष्ट हो जाता है। और आप देखिए, नए विश्वास के कारण उसके पूर्वज बदल जाते हैं। उसे कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति अस्तित्व में नहीं है और ना ही कोई मायने रखती है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी मतांतरण से परेशान रही है, और उस दौर में मुख्यमंत्री रहे रविशंकर शुक्ल ने न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई थी। समिति ने 14 जिलों में के लगभग, आप देखिए, 12,000 लोगों के बयान लिए थे। ईसाई संस्थाओं को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिला था। नियोगी समिति ने मतांतरण के लक्ष्य को लेकर भारत आए विदेशी तत्वों को देश से बाहर करने की सिफारिश की थी। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति M.L. रेगे के नेतृत्व वाली जांच समिति ने ईसाई मतांतरण को ही दंगों का कारण भी बताया था। वेणुगोपाल आयोग ने यह कित रोकने के लिए नए कानून की सिफारिश की थी। उड़ीसा में सक्रिय ईसाई पंथ प्रचारक ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को जलाकर मारने की जांच करने वाले वादवा आयोग ने भी, आप देखते हैं कि ईसाई मतांतरण को चिन्हित किया था। वर्ष 2020 में मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई और 4 बड़े ईसाई संगठनों के अनुमति पत्र एवं विदेशी अनुदान
विनियमन अधिनियम संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिए। अधिनियम के संशोधन में सभी एनजीओ को आप देखिए 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय करने के निर्देश हैं। और इससे पूर्व एनजीओ आप देखते हैं कि एनजीओ विदेशी सहायता का 50% हिस्सा प्रशासनिक खाते में दिखाते थे, मगर इस राशि का उपयोग मतांतरण के लिए होता रहा और विदेशी अनुदान को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित हस्तांतरण पर भी रोक लगाई थी। प्रत्येक दृष्टि से प्रशंसनीय इस कानून संशोधन का भी विरोध हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया था। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कहा था। धर्म विचार का अधिकार खतरनाक है, इसका सदुपयोग विरल है और फायदे के लिए दुरुपयोग आसान है। धर्म उपभोक्ता वस्तु नहीं है, उपभोक्ता वस्तुओं का प्रचार होता है। धर्म साधना के तल पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर राष्ट्र जीवन की आचार संहिता है। और आप देखिए ईसाई और इस्लाम सहित सभी पंथ, मत और मजहब धर्म नहीं है, वे पंथ रिलीजन है। प्रत्येक पंथ और रिलीजन का कोई ना कोई पैगंबर या देवदूत होता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य धर्म प्रचार के अधिकार के विरुद्ध थे। सभा में तजन्मुल हुसैन ने कहा था, मैं आपसे अपने तरीके से मुक्ति के लिए क्या कहूँ, या आप देखिए क्या कहूँ, आप भी कुछ ऐसा क्यों कहें। आखिरकार धर्म प्रचार की आवश्यकता क्या है। लोकनाथ मिश्र ने धर्म प्रचार को गुलामी का दस्तावेज बताया था। के एम मुंशी ने कहा, भारतीय ईसाई समुदाय ने इस शब्द को या रखने के पर जोर दिया कि परिणाम कुछ भी हो, हमने जो समझौते किए हैं हमें उन्हें मानना चाहिए। और आप देखिए भारतीय नेतृत्व ने अंग्रेजों से धर्म प्रचार के अधिकार को संविधान में जोड़ने का समझौता किया था और मतांतरित अनुसूचित जातियों और दलितों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मतांतरण दलितों को अनुसूचित जाति का होने के आधार पर आरक्षण देना भारतीय समाज के साथ कदम मिलाकर चलने वाले मूल दलितों को क्षति पहुंचाना है और दलितों ने तमाम कष्ट सहे। वे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके हिस्से के अवसर मतांतरित ईसाई या फिर मुस्लिमों को नहीं दिए जा सकते। और शीर्ष अदालत ने इस विचार को खारिज कर दिया। मतांतरण के क्षेत्र में जुटी मिशनरियों को गरीबों अनुसूचित जातियों को मतांतरण का चारा फेंकने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला स्वागत योग्य है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दिया करिए। ये हमारा प्यारा भारत है। देखिए मध्य प्रदेश की बात हुई है, ये मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये आप देखिए संकट में भारतीय ज्ञान परंपरा। तो यह भी हमने 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की दास्ता का दुष्प्रभाव हमारी संस्थाओं, व्यवस्थाओं, राजनीतिक, सामाजिक प्रतीकों एवं जीवन शैली में विद्यमान है। औपनिवेशिक प्रवृत्ति एवं परंपराएं हमारी शासन व्यवस्था, भाषा, वास्तुकला एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों पर अब भी मौजूद है। तत्कालीन भौगोलिक परतंत्रता अब मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी में परिवर्तित हो रही है और वर्तमान परिदृश्य में जब भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता एवं उनके प्रतीकों से मुक्त हों। आज विश्व भर के चिंतक इस बात से सहमत है कि गुलामी केवल शारीरिक रूप से किसी देश पर अधिकार जमाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह उस राष्ट्र के जीवन, दर्शन एवं मूल्यों को भी प्रभावित करती है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करते हुए सिर्फ भौगोलिक एवं आर्थिक शोषण ही नहीं किया, वरन सामाजिक परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक अस्मिता को भी विकृत करने का दुष्प्रयास किया। परिणाम स्वरूप ऐसी मानसिकता का प्रभाव हुआ जिसमें भारतीय नागरिक स्वयं के अस्तित्व को भूलकर पश्चिमी सभ्यतागत विमर्श के अनुगामी बन बैठे। और जैसे कि भारत में आज भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, अंग्रेजी के मुकाबले अन्य भारतीय भाषाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है और उच्च शिक्षा, न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भारतीय भाषाओं का व्यवहार करने वालों को कमतर आंका जाता है एवं अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक योग्य माना जाता है। कई माता पिता इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ एक भी शब्द हिंदी का बोलने नहीं दिया जाता है। युवा पीढ़ी ना तो अपनी मातृभाषा में लिखने पढ़ने में सक्षम है और ना ही भारतीय साहित्य और ग्रंथों को समझने में है। ऐसी स्थिति ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संकट में डाल दिया। अंग्रेजी से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु उसे हमें अपनी मातृभाषा से ज्यादा महत्व देना ठीक वैसे ही है जो जैसे अपनी माँ के स्थान पर दूसरे की माँ को अधिक श्रेष्ठ मानना है। आज संपूर्ण जीवन शैली में पश्चिमी बातों का अंधानुकरण करना एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। परंपरागत व्यंजनों के प्रति हमारी रुचि कम हो रही है एवं
व्यंजन हमारी थाली का की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज हम जो फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, वैलेंटाइन डे आदि मनाते हैं, यह तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अपितु पश्चात संस्कृति की भोंडी नकल है। हमारे लिए तो जीवन का प्रत्येक क्षण इन रिश्तों में आत्मीयता हेतु समर्पित था। हम अपनी प्रकृति प्रेमी जीवन शैली से विरक्त होकर प्रकृति विरोधी पथ पर अग्रसर हो गए हैं। परिणामता जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेलने को विवश हैं। एक तो आप देखते हैं कि हमारी सरकार को भी कुछ पहल करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो बहुत बुरी बात है, और आपको इंग्लिश नहीं आती है, माफ करिए, इंग्लिश आप देखते हैं रुझाव हर किसी का बढ़ रहा है। अब आप देखिए, कहीं किसी कंपनी में जाइए, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे हिंदी आपकी कितनी भी अच्छी हो। उसी तरह हिंदी अगर आपको नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इंग्लिश नहीं आती तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि देखिए, सरकार को कुछ हिंदी के लिए बढ़ावा देना चाहिए, नौकरियों के लिए आरक्षित रख देना चाहिए कि भैया ये हिंदी वालों के लिए है, समझ रहे हैं, तो उसके लिए बढ़ावा होगा। और दूसरी बात, आप कहीं भी पढ़ाइए बच्चों को, कितने भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाइए, मैं कहता हूँ हर स्कूल में एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जो आपकी अपनी मातृभाषा के बारे में बताए, अपनी संस्कृति के बारे में बताए, आपको संस्कार दे, अच्छा इंसानियत आपके अंदर लाए। इस तरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए आजकल। बात वरना आप देख ही रहे हैं कि बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन भावनात्मक उनमें देखिए लगाओ, माँ बाप के प्रति देख लीजिए, या आप देखिए उनमें एक तरह से मनोबल देखिए, उनका कुछ भी होता है वो मनोबल हार जाते हैं, कई लोग बुरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित करने वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बजाय भारतीय शिक्षा प्रणाली आज भी मैकाले द्वारा स्थापित ढांचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शासन के लिए क्लर्क तैयार करना था। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज पश्चिमी ज्ञान को श्रेय देती है एवं भारतीय ग्रंथ विज्ञान परंपराओं को हस्ती पर धकेल रही है। इस हेतु हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली का नए सिरे से अध्ययन, वर्तमान में उनकी उपादेयता पर सघनता से कार्य करना होगा। आज भी भारतीय न्याय प्रणाली एवं प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजों में होती थी, जो आम जनमानस की समझ से परे है। इस दिशा में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता है। आज भला हो मोदी सरकार का, जिसने पहली बार भारतीय न्याय संहिता लागू की है। अब आप सोचिए, हम लोग अंग्रेजों के समय के कानून उपयोग कर रहे थे, अब सरकार ने बदले हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों में यह भावना विकसित की कि हम सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में पश्चिम से कमतर हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों का अतिरिक्त कर्तव्य है। यह मानसिक गुलामी हमारे विकास में बाधा बन रही है। भारतीय परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों, कौशल विकास, परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदि को आधुनिकता के नाम पर त्यागा जा रहा है। युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और संस्कृति से अनभिज्ञ होती जा रही है। हम अपनी संसाधनों, प्रतिभा का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं, तकनीकों, सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में अवरोध है, और ऐसे में प्रश्न है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति कैसे पाई जाए। और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। यह केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को मनसा वाचा कर्मणा इस महायज्ञ में आहुति डालनी होगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके ही शिक्षा में भारतीय संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान भंडार एवं गौरवशाली इतिहास को प्राथमिकता दी जा सकती है। आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, उन्हें सींचें, अपनी संस्कृति, जीवंत परंपरा पर गर्व करें, और औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, विकसित एवं सौ के तंत्र वाले भारत का निर्माण करें। मानसिक गुलामी से मुक्त होकर ही हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जब तक भारतीय समाज इस बीमारी से मुक्त नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। और इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर 2047 तक प्राप्त कर लेना होगा। लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति, इनका नाम है आचार्य राघवेंद्र पी तिवारी। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, हमारी संस्कृति बहुत ही अलग थी, बहुत अच्छी थी, और आप देखिए हम लोग प्रकृति पूजक थे। आप देखिए, हमें भगवान में, पेड़ में भगवान देखते थे, हमें धरती में भगवान देखते थे, हम लोग जल की पूजा करते थे। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप देखते हैं कि अभी तक शुद्धता बनी हुई थी। अब आप देखते हैं हम लोग जैसे जैसे कटते जा रहे हैं, अब जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, दुनिया भर की बातें होने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि आप सोचिए, मैं पढ़ता हूँ कि वो पेड़ बचाने के लिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जान दे दी अपनी। और आज सोचिए, आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की जब हम लोग किल्लत देखते हैं और शुद्ध वायु की बात करते हैं कि शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है, जहरीली हो गई है, तो हम लोग सोचते थे कि हमारे जो पूर्वज थे बड़े जागरूक थे, वो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर तक की सोचते थे। मनसा वाचा कर्मणा, एक दैनिक जीवन में मन, वाणी और कर्म में समरूपता का भाव ही मनसा वाचा
वाचा कर्मणा का स्वरूप है। जो मन में वही मुख में और वही आचरण में परिलक्षित होने की अनिवार्यता ही इस सूत्र वाक्य का सारांश है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी विषय पर इन तीनों की तादात्म्यता समवेत बनी रहे। वास्तव में ये तीनों घटक ही मनुष्य की सकारात्मकता और नकारात्मकता से जो संबंध जोड़ते हैं। विचार, शब्द और कर्म में एक रूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है और इससे उसकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। संसार में जितने भी महामानव हुए हैं उनमें यही गुण विद्यमान रहा है। वे अपने शब्दों, विचारों और कार्यों में स्थिर रहे। अपने मन, वाणी और कर्म से हम जिस वस्तु के बारे में सतत सोचते हैं वही वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसलिए सदैव शुभचिंतन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हम जो भी हैं, जिस कालखंड में है, वह हमारे सोच का परिणाम है। ऋषि मुनियों का तो यहाँ तक अभी मत रहा कि केवल हमारा सोच ही ऐसा ना हो वरन हमारे सपने भी सुंदर बने। महापुरुष अपने प्रवचनों में मनसा वाचा कर्मणा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आगे आगे शब्द बन जाते हैं। फिर शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो कर्म बन जाते हैं। आगे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो आदत बन जाते हैं। तदुपरांत अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए जो चरित्र बन जाती है। अंत में अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए जो अंततः भाग बन जाता है। और अतः विचार से भाग बनने तक की यात्रा के इन सभी पड़ावों को अपने मन, वाणी, कर्म से सुखद और सार्थक बनाए रखना चाहिए। यदि लगन और इच्छा शक्ति से लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे तो वह असंभव नहीं रह जाता है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा और इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारा करिएगा, लागू किया करिएगा। सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा। तो आप देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का शामिल होना इस सम्मेलन की महत्ता को रेखांकित करता है। इसकी पुष्टि इस सम्मेलन में आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर गहन चर्चा से भी होती है। और इस सम्मेलन में 3 दिन तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के निष्कर्षों को अमल में लाने के ठोस उपाय करने से ही आंतरिक सुरक्षा को बल मिलेगा। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं और आप देखते हैं कि एक ऐसे समय जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर है, तब हम हर स्तर पर कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर न केवल जोर दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे आम लोगों को सुरक्षा परिदृश्य के प्रति भरोसा और अधिक बढ़े। और ये अच्छा है कि सम्मेलन में साइबर अपराधों पर भी गंभीर चर्चा की गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साइबर अपराधी जिस तरह संगठित होकर काम कर रहे हैं वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियां साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं और यह ठीक है। यह ठीक है कि साइबर अपराधों के प्रति लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों के दुस्साहस का दमन भी करना होगा। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को एक और साइबर अपराधियों पर लगाम लगानी होगी और दूसरी ओर साइबर सुरक्षा के तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना होगा। और क्योंकि साइबर सुरक्षा में सेंधमारी भी एक बड़ी समस्या बन रही है, इस समय समस्या से निपटना इसलिए कठिन है क्योंकि अक्सर यह सेंधमारी विदेश में बैठे साइबर अपराधियों की ओर से की जाती है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए जिन उपायों पर चर्चा हुई होगी उनका असर जम्मू कश्मीर में देखने को अवश्य मिलेगा। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि वहां की स्थितियां आतंकवाद और जिहादी तत्वों को बल प्रदान करने वाली है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन उसे पूरे तौर पर ध्वस्त करने की आवश्यकता है ताकि नक्सली संगठन स्वयं को फिर से संगठित कर सिर ना उठा सकें। यह संतोषजनक है कि नए आपराधिक कानूनों पर अमल शुरू हो गया है और इस पर सम्मेलन में चर्चा भी हुई, लेकिन बात तब बनेगी जब आम आदमी को इस कानूनों का सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। अब आप कहोगे साइबर क्राइम क्या होता है, आखिर इसका साइबर का मतलब क्या होता है? ये आप देखिए, इसका मतलब होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। उससे आप देखेंगे साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है, साइबर अपराध। ये आय संसाधनों में वृद्धि।
तो सशक्त उत्तराखंड तभी बन सकता है जब प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। राज्य के पास अपनी आय के स्रोत सीमित हैं। इन स्रोतों से होने वाली राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था को व्यापक और पारदर्शी बनाना और कर चोरी पर अंकुश लगाकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। स्वयं के कर राजस्व से संबंधित जिन क्षेत्रों में इस दिशा में प्रयास हुए हैं, उनके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। जीएसटी में केंद्र से होने वाली प्रतिपूर्ति 30 जून 2022 को बंद होने के बाद राज्य के सामने आमदनी घटने का संकट खड़ा हो गया। और आप देखिए, निरंतर प्रयास से एसजीएसटी में लगातार 2 वर्षों में वृद्धि देखी गई और इस क्षेत्र में आय बढ़ाने की संभावना अधिक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में आमदनी में अधिक वृद्धि हो सकेगी। अभी चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों में 61% से अधिक कर राजस्व अर्जित किया जा चुका है और शेष 4 महीनों में 40% से कुछ कम रह गए लक्ष्यों को पाने की उम्मीद है। कर और करेत्तर राजस्व जुटाने में कुछ विभागों के स्तर पर लगातार ढिलाई देखी जा रही है। इनमें वन विभाग और ऊर्जा जैसे विभाग हैं। राज्य का वन क्षेत्रफल 71% तक पहुंच गया है, लेकिन इससे राजस्व अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहा है। विभाग के पास बड़ी मात्रा में चीड़ के पेड़ से निकलने वाला लीसा रेजिन है, लेकिन इसके उपयोग और निस्तारण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। इसी प्रकार इको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छी संभावना है। विभाग को आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती 100% बिलिंग क्षमता पाने की है। साथ में आप देखिए, लाइन लॉस रोकने को गंभीरता से काम होना भी चाहिए। और देखिए, ये उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संकट में है दुनिया के ग्लेशियर। दुनिया के कई ग्लेशियर पिछले हिमयुग के दौरान बने थे। ये ग्लेशियर हजारों सालों से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान है, लेकिन आने वाले समय में इस स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ताजा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक दुनिया के आधे से ज्यादा ग्लेशियर पिघल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन के विभिन्न परिदृश्यों के तहत ग्लेशियरों की संभावित क्षति का अनुमान लगाया है। पृथ्वी के सभी ग्लेशियरों की संख्या 2 लाख है। अध्ययन से मिले आंकड़े डराने वाले हैं। यदि कार्बन का उत्सर्जन उच्च स्तर पर हुआ तो सभी ग्लेशियरों में से 54% तक ग्लेशियर पिघल सकते हैं। आल्प्स में यह संख्या 75% तक पहुंच सकती है। ग्लेशियर दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तन सीधे हमारे समाज और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्लेशियर प्राकृतिक खतरों का कारण बन सकते हैं। ग्लेशियर स्थानीय जल आपूर्ति निर्धारित करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पिघलते हुए ग्लेशियर समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान करते हैं, जो तटीय कस्बों और शहरों में बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है। ग्लेशियर के खत्म होने से मीठे पानी के संसाधन कम हो जाते हैं और जिस पर लाखों लोग पीने के पानी के लिए निर्भर हैं। ग्लेशियर से पानी की आपूर्ति में परिवर्तन जैव विविधता, उद्योग, कृषि और घरों के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित करेगा और ग्रीन हाउस प्रभाव संकट को और बढ़ाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कम होती जाती है, सूर्य से अधिक ऊर्जा परावर्तित होने के बजाय अवशोषित होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन को और भी गंभीर हो जाता है। भविष्य में आप देखिए, ग्लेशियर क्षति का अनुमान लगाने के लिए शोधार्थियों ने ऐतिहासिक ग्लेशियर द्रव्यमान, कार्बन उत्सर्जन और तापमान डाटा का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कम कार्बन उत्सर्जन के तहत 2100 तक ग्लेशियर अपने द्रव्यमान का 25 से 29% खो सकते हैं। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत यह आंकड़ा 46 से 54% के बीच बढ़ सकता है। इस तरह के चिंताजनक राजभाष के बावजूद शोधकर्ताओं ने अनुमानित ग्लेशियर विकास में अनिश्चितताओं को स्वीकार किया और उन्होंने, आप देखते हैं, इस बात पर जोर दिया कि शोध में आप देखिए विशेष रूप से ग्लेशियरों की जांच की गई, न कि बर्फ की चादरों की। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर पाई जाने वाली बर्फ की चादरों में भूमि की बर्फ का 99% और पृथ्वी के ताजा पानी का 68% से अधिक हिस्सा मौजूद है। आजकल आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, गर्मी बढ़ने की भी बातें हो रही हैं, जिससे आप देखते हैं कि ये बर्फ जमी हुई है ना, वो पिघलने की भी बातें होती है। भारत के कई क्षेत्रों से आप देखते हैं इस तरह की खबरें आती हैं ना, ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना होगा तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। पीएलआई स्कीम के बारे में सुना है, योजना के बारे में। प्रगति पथ पर अग्रसर स्मार्टफोन विनिर्माण। चलिए इसे भी देख लीजिए, अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है और विशेष रूप से स्मार्टफोन विनिर्माण के क्षेत्र में यह योजना मेक इन इंडिया के अंतर्गत आत्मनिर्भर
और भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक निर्णायक कदम है। मोदी सरकार ने न केवल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सक्षम नीतियां बनाई, बल्कि इससे कंपनियों के लिए कार्यकुशलता और नवाचार और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदार शासन प्रणाली और पारदर्शी नीतियों ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया और आप देखते हैं कि और सकारात्मक परिणाम प्रदान किए। सरकार का उद्देश्य था कि देश में अधिक से अधिक उत्पादों का निर्माण हो और जिससे न केवल आत्मनिर्भरता को बल मिले, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। यह योजना भारत की आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख कारक है, जो वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रही है। आइए आइए पीएलआई स्कीम के उद्देश्य और परिणामों का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वाकई में इस स्कीम यानी कि योजना के लक्ष्य पूरे हुए हैं, कितना फायदा हुआ है। पीएलआई स्कीम के तहत स्मार्टफोन निर्माण क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखा गया है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ निर्यात और रोजगार के अवसरों में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इस स्कीम ने भारत को एक वैश्विक उत्पादन हब के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस स्कीम के तहत निर्माताओं को जो प्रोत्साहन मिला है, उससे भारतीय स्मार्टफोन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिली है। प्रोत्साहन राशि से लाभ। पीएलआई स्कीम में सरकार द्वारा उत्पादकों को इंसेटिव दिया जाता है। जैसे कोई कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, तो पीएलआई स्कीम में उनको इंसेटिव मिलता है। मान लीजिए कि अगर 25,000 रुपये का मोबाइल फोन है और सरकार आपको 10% इंसेटिव यानी 2,500 रुपये सब्सिडी दे, तो उस मोबाइल की लागत कम हो जाती है और कंपनियों के लिए यह प्रोत्साहन संजीवनी का कार्य करती है। साथ ही यह स्कीम सरकार के लिए एक राजस्व का खजाना साबित हुई है। और वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 और 24 के बीच 12.55 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से 5,800 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के तहत आवंटित किए गए, जबकि स्मार्टफोन स्कीम के बदले में सरकार को 1,04,200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि प्रोत्साहन राशि का लगभग 19 गुना है। यह आंकड़ा इस योजना की सफलता को रेखांकित करता है, क्योंकि सरकार ने जो निवेश किया है वह केवल उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारी राजस्व भी उत्पन्न हुआ है। चयनित कंपनियां स्कीम का प्रदर्शन। पीएलआई स्कीम के तहत कुल 10 कंपनियों का चयन किया गया और जिनमें से 5 वैश्विक और 5 भारतीय कंपनियां शामिल थीं। इस योजना के कुल 38,601 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और स्कीम के तहत कंपनियों को उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है और केवल उन्हीं कंपनियों को इंसेंटिव प्रदान किया गया है जिन्होंने अपनी निर्धारित उत्पादन लक्ष्य समय पर पूरे किए और हर वर्ष उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की है। यह योजना 5 साल के लिए लाई गई थी और जिसे 2020 से 2025 तक चलना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हुई है। इस योजना का प्रभाव केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार सृजन, राजस्व में वृद्धि, निर्यात में उछाल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने आगामी बजट में इस स्कीम के तहत और भी अधिक प्रोत्साहन देगी और इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसके अलावा वर्ष 2030 तक $500 अरब के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसे पूरा करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माताओं को स्पष्ट और समयबद्ध उत्पादन लक्ष्य दिए गए और जिन्हें पूरा करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। और इस रणनीति के सहयोग से न केवल उत्पादन में तेजी आई, बल्कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। और इस स्कीम के माध्यम से अब तक 3 लाख प्रत्यक्ष और 6 लाख परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए गए। इसके अतिरिक्त यह योजना महिलाओं और मिड स्किल वर्कर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनके लिए नए आर्थिक अवसर खुले हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए भी यह स्कीम बड़ी राहत साबित हुई, क्योंकि आप देखेंगे इसने उत्पादन से जुड़ी सहायक उद्योगों में भी रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत न केवल स्मार्टफोन निर्माण में आत्मनिर्भर बना, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया और जिससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये भी देख लीजिए, ये निर्यात में ऐतिहासिक उछाल और मूल्यवर्धन। पीएलआई स्कीम का एक और प्रभावशाली परिणाम भारत के स्मार्टफोन निर्यात पर देखने को मिला। पहले जहां भारत स्मार्टफोन निर्यात में 23वें स्थान पर था। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। अब यह तेजी से प्रगति करते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया और इस स्कीम के तहत भारत ने अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन निर्यात किए हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में स्मार्टफोन भारत के शीर्ष निर्यातित उत्पादों में शामिल हो गया है, जो भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
और इस स्कीम के प्रभाव से भारत ने निर्यात के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद अब स्मार्टफोन बन चुका है, जो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। और इस दिशा में एक जो बड़ा काम हुआ है वह है वैल्यू एडिशन का, क्योंकि जो स्मार्टफोन बनता है ऐसा नहीं है कि वह इकलौता ही सब कुछ बना देता है। वस्तुतः स्मार्टफोन में आपको स्क्रीन भी चाहिए, बैटरी, उसमें नट बोल्ट वगैरह भी चाहिए, यानी उसमें जो भी कंपोनेंट लगते हैं उनमें से अधिकांश अलग अलग देशों में बनते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत ने स्मार्टफोन निर्माण में वैल्यू एडिशन को 12% से बढ़ाकर 20% कर दिया, जिसका अर्थ है कि अब स्मार्टफोन की कुल घटकों का 5वां हिस्सा भारत में ही निर्मित हो रहा है। यह उपलब्धि वैश्विक मानकों पर भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इसी चरण में चीन और वियतनाम की तुलना में भारत ने तेज गति से वैल्यू एडिशन में वृद्धि की है। इस सफलता की सबसे बड़ी कहानी एप्पल की है। आईफोन निर्माण और निर्यात ने भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। एप्पल ने भारत से $6 अरब मूल्य के आईफोन का निर्यात किया है, और जिससे देश की निर्यात क्षमता को नया आयाम मिला है। पिछले 1 साल में आईफोन के निर्यात में मूल्य के आधार पर 33% की वृद्धि हुई है। इसके चलते इस वित्त वर्ष में आईफोन का $10 अरब का निर्यात लक्ष्य भी प्राप्त करने की संभावना जताई जा रही है। यह भारत के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ते कदम और मेक इन इंडिया विजन की सफलता को भी दर्शाता है। और इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारतीय स्मार्टफोन उद्योग के उत्पादन को बढ़ाया, रोजगार सृजन किया, निर्यात बढ़ाया, भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक $500 अरब के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और यह योजना निश्चित रूप से इसके करीब पहुंचने में मदद करेगी। अब जब भारत एक वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता बन चुका है, तो आने वाले वर्षों में इस उद्योग की और अधिक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। स्मार्टफोन निर्माण में भारत की सफलता के पीछे मोदी सरकार की नीतिगत स्पष्टता और प्रोत्साहनकारी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस स्कीम के माध्यम से सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया है। यह स्कीम न केवल वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, बल्कि निर्माताओं को स्पष्ट लक्ष्य और प्रदर्शन आधारित लाभ सुनिश्चित करती है। मेक इन इंडिया और आप देखिए आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियानों के तहत सरकार ने निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, टैक्स छूट और प्रक्रियागत सुधार जैसे कई उपाय किए हैं। सरकार की सक्रिय भूमिका ने भारत को स्मार्टफोन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है, और विशेष रूप से एप्पल जैसी कंपनियों को आकर्षित करना, उत्पादन आधार को भारत में स्थानांतरित करने में सफलता हासिल करना। इस नीति समर्थन का प्रत्यक्ष परिणाम है। मोदी सरकार का यह दृष्टिकोण न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है, बल्कि इसकी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी एक मजबूत स्थान दिला रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय दिया करिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? या आप देखिए वही मस्जिद की बातें हो रही, मंदिर की बात हो रही, जो संभल में उत्तर प्रदेश में हुआ है, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, CGP-PASC घोटाले में कार्रवाई के लिए सीएम विष्णु राय का धन्यवाद करते हुए युवा, यही बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ये सब, क्योंकि आपने देखा छत्तीसगढ़ PCS में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार की बात होती रहती है ना। बहुत बातें कर चुके हम लोग। जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है, पेपर देके आप घर नहीं पहुंच पाते, मालूम चलता है फर्जीवाड़ा। और छत्तीसगढ़ में PCS में देखिए इसी तरह का हुआ। वो तो अपने अपने लोगों को भरने की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से आप देखें आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।